सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें, रैगिंग का मामला हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां पर और बताया जा रहा है कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने जूनियर स्टूडेंट को वीडियो कॉल पर अपशब्द कहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने मामले में संज्ञान लेकर सीनियर स्टूडेंट को 3 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर करने का फैसला लिया है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही अन्य 43 आरोपी छात्रों पर भी 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, कॉलेज से छात्रों को कोई भी दोहराई ना जाए, सभी छात्र अनुशासन में रहें। तो ये 9 तारीख और 10 तारीख की जो रात थी, उसमें एक करीबन रात में 3 बजे मैसेज आया कि लड़के ने शिकायत करी है कि वहाँ कोई फ़ोन कॉल करके उसको उसका परिचय जानने की कोशिश करी और सब कुछ शब्द फ़ोन में बोले गए। तभी सब लोग, पूरा प्रबंधन वहाँ पहुँच गया, सारे वार्डन पहुँच गए। लड़के से पूछा गया क्या था, तो फिर वो ट्रेस करा गया किसी जो सेकेंड ईयर है, जो इस साल फरवरी में एडमिट हुआ था, उसमें से कुछ लोगों ने फोन करके उससे कुछ जानकारी हासिल करने के इससे वो लड़का फील करा गया। तभी वहाँ का तो हुआ कि निर्णय ये है, तो उस पर जो है अगले दिन उसी से मिल करके डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग बुलाई गई और उस पर निर्णय लिया कि ये चूँकि किसी का अपशब्द बोलना भी, चाहे वैसे हॉस्टल में वहाँ का फिजिकल कॉन्टैक्ट है, बॉयज हॉस्टल बंद रहता है, चैनल गेट रहते हैं और फर्स्ट हॉस्टल बंद रहता है, बिल्कुल सील रहते हैं, वहाँ किसी का प्रवेश पॉसिबल नहीं है, ना कहीं से वो हो सकता है, गार्ड सब सिक्योरिटी है। उसके बावजूद भी आकर सोशल मीडिया से, फेसबुक से या ये करने का संज्ञान में वही उन्होंने कहा कि अपने फ़ोन से, तो जो लड़का उस बैच का क्लास मॉनिटर था, उसका फ़ोन इस्तेमाल किया गया, उससे वो शायद उससे परिचय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी भी उस लड़के को ठेस पहुंची, तो उसने बिल्कुल लिखित में शिकायत करी और उसके पिताजी भी आए थे, तो उसका गंभीरता संज्ञान लिया गया। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस फॉर रैगिंग है। और साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं हर्ष, रैगिंग का मामला सामने आया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर जो सीनियर छात्रों ने जूनियर एक जो छात्र है उसके साथ रैगिंग की है। इसमें करीब 44 छात्र बताए जा रहे हैं। बाकी छात्र हैं जिनके खिलाफ जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं अरुण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो एक छात्र है, जो मुख्य छात्र है, उसके ऊपर उनके द्वारा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो 3 महीने के लिए हॉस्टल से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहीं जो 44 अन्य जो छात्र हैं, जो उनके सहयोगी रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आपसे अरुण जो प्रिंसिपल राजकीय मेडिकल, उनका कहना है कि एंटी रैगिंग का फॉर्म भी इनसे भराया जाता है, शपथ पत्र भी इनसे भराया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं सामने आई को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से पिछले 8 महीने पहले भी एक एंटी रैगिंग का मामला आया था, उस पर कार्रवाई की गई है। ठीक इसी तरीके से सामने आया है और 44 छात्र कुल मिलाकर सामने, एक मुख्य है जिसके ऊपर 50,000 लगाया, साथ ही उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और सख्त चेतावनी दी है स्टूडेंटों को कि हमें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो और कड़ी कार्रवाई मेडिकल कॉलेज द्वारा ली जा सकती है। यानी भविष्य में इस तरह की अगर घटनाएं सामने आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 44 छात्र शामिल और जुर्माना लगाया इन पर और उन्हें अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई है। फिलहाल हर्ष, ये अहम जानकारी सहारा समय को हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी भी इस बात को स्वीकार है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं की व्यवस्था यदि दुरुस्त होती है तो श्रद्धालुओं की मौत नहीं होती। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है तो आप खुद समझते हैं कि आम जनता को राज्य में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होंगी। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को चार धाम, केदारनाथ धाम जाकर स्वीकार किया है कि हम व्यवस्थाओं में
खामियां थी और अब हम भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करेंगे। उसी बात को स्वास्थ्य सचिव ने भी दोहराया है। अगर हमारी क्षेत्र में आम सरकार नहीं दे पा रही। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हर्ष रावत। हर्ष, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जो सेवाएं हैं वो बदहाल लोगों को से सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या कुछ जानकारी है हर्ष? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाल ही में चारधाम यात्रा समाप्त हुई है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि चारधाम यात्रा जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी वो कमी थी, संसाधनों की कमी थी, जिसको मुख्यमंत्री ने भी माना कि कुछ कमियां रह गई, जिन्हें जो आने वाले सीजन में जो चारधाम की यात्रा है उसमें सुधार कर लिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जो पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं की जो बात करती है सरकार, डॉक्टर पहुंचाने की बात करती है और दवाइयों की बात करती है, वो स्थिति कहीं ना कहीं अधूरी है। सरकार को इस पर बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा की सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी जस की तस बनी हुई है। पहाड़ों में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ दवाइयां नहीं है। तो स्थिति कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से बदहाल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल हर्ष, स्वाभाविक है कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने यशपाल आर्य ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। सरकार जहाँ बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल पाना, लोगों को दवाइयां ना मिल पाना, तो इससे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर्ष, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं के दावे करती है सरकार, लेकिन जितने भी पहाड़ के सरकारी हॉस्पिटल हैं, बेस हॉस्पिटल हैं, है, वो सब रेफरल सेंटर बनते जा रहे हैं। जितने भी पहाड़ों के हॉस्पिटल आता है, इमरजेंसी के आता है, तो उसको रेफर करके हल्द्वानी भेजा जाता है। फिर सरकार की जो दावे हैं कि हम पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, आखिर उसका क्या? लेकिन सरकार सोचती कुछ नहीं है। सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि पहाड़ों पर फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि रेफरल सेंटर हल्द्वानी के लिए जा रहे हैं वो उनको सुविधाएं मिल पाए। कई मरीज ऐसे होते हैं कि जो रास्तों में दम तोड़ जाते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रखती। सरकार स्पष्ट तरीके से ये की है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो हकीकत में बेहतर नहीं है। बिल्कुल हर्ष, सरकार लगातार कहती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से देखा जाए कि लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। हर्ष, ये अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों और अस्पतालों पर प्रशासन छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि जसपुर में एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 3 अस्पतालों में छापा मारा और वहां जांच पड़ताल की है। सेवा अस्पताल और ग्रीन सिटी अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं के बाद दोनों अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। जसपुर की एसडीएम का कहना है कि प्रशासन की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमारे द्वारा 3 हॉस्पिटल की जांच की थी, जिसमें कि हॉस्पिटल, ग्रीन हॉस्पिटल और जनता हॉस्पिटल में यहाँ पर निरीक्षण किया गया था कि तो 2 हॉस्पिटल हैं, सेवा हॉस्पिटल और थोड़ी सी अनियमितता पाई गई थी, तो उन दोनों को हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। और क्योंकि जनता हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था और तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो सही पाए गए थे, लेकिन फिर भी उनको एहतियात के रूप में उनको चेतावनी दी गई थी कि आगे से जो भी है वो काम अपना से रखेंगे और अगर दोबारा जांच में कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसको भी सील कर दिया। तो अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल को सीज किया गया है और जिलाधिकारी निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध ढंग से चल रहे क्लिनिकों पर डंडा चला पर प्रशासन का डंडा चला है और कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम के नेतृत्व में छापा गई है। आपको बता दें कि अस्पताल में छापा मारा है और वहां पर जांच पड़ताल की गई है। सेवा अस्पताल और ग्रीन सिटी अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं बाद दोनों अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। जसपुर के एसडीएम का कहना है कि प्रशासन की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मुनेश चौहान जुड़ रहे हैं। मुनेश, अस्पतालों में छापेमारी की गई है, डंडा चल रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी है? इस समय जो नजारा है वहां का कैसा है? क्या कुछ कितनी कार्रवाई अभी तक की है? देखिए, आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी और पंच के निर्देशों के बाद में ये पूरे अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ फर्जी जो अवैध रूप से संचालित जो क्लिनिक हैं और जो अस्पताल है उन पर लगातार छापेमारी चली है। जगह जगह छापेमारी चली। इससे पूर्व में भी अभी आपने देखा होगा बाजपुर में भी ये कार्रवाई की, अभी अस्पतालों को सीज किया गया। बाजपुर क्षेत्र में और जिलाधिकारी जसपुर और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी करी गई है जगह जगह, जिसमें से 3 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 2 अस्पतालों में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल और सेवा हॉस्पिटल में जो अनियमितताएं पाई गई है, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन वहां मिला, ना ही मौके पर कोई डॉक्टर मिला, जिसके चलते सीज किया गया है। एक हॉस्पिटल पे डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं हो पाया जनता हॉस्पिटल में, लेकिन आज जो उनके रजिस्ट्रेशन था वो बकायदा था, जिससे चेतावनी देके इस समय छोड़ दिया गया है। वहीं लगातार प्रशासन का भी ये कहना है कि आगे भी लगातार ऐसी कार्रवाई अस्पतालों के खिलाफ, फर्जी क्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी, यानी आगे भी ऐसे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई जारी रहेगी और 2 अस्पतालों को सीज किया गया है और 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। फिलहाल मुनेश, ये अहम जानकारी सहारा समय के दर्शकों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 अस्पतालों को सीज किया गया है और 1 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। उत्तर प्रदेश में करें। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग जिले को करीब 7 करोड़ योजनाओं का तोहफा दिया है। जिला कार्यालय परिसर में सतपाल महाराज ने करीब 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्क कल्चर डेवलप करते हुए विकास कार्यों में संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। केदारनाथ यात्रा और सुगम बनाने की दिशा में कार्य करने पर भी पर्यटन मंत्री ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पर्यटन सर्किल बनाए जाने को लेकर हर दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 6 करोड़ 25,62,000 की सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रयास करें, वहां जाएं और वहां की समस्या लिखें। सड़कों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीजन होगा केदारनाथ का, जिसपे यात्री आएंगे, उससे पहले जो है सड़क तैयार हो जाए, NH बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग का जो लोहे का ब्रिज है जो डिफंक्ट हो गया है, उसके बारे में हमने जो है निर्देश दिए हैं कि मजबूत किया जाए और के अंदर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसके लिए इसमें दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई हैं और भी सिंचाई और पंचायती राज के अंदर भी बातचीत हुई है। हमारा लक्ष्य है कि हम ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराएं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। 10-10 हज़ार की राशि प्रतिवर्ष हमने जो है ग्राम प्रधानों को दी है, ताकि जहां भी कोई आपदा होती है तो पहले राहत की राशि जो है हमारी सरकार की तरफ से लोगों को मिल। G20 की मेजबानी इस बार भारत को मिली है। आपको बता दें कि इसी क्रम में G20 के कुछ कार्यक्रम ऋषिकेश में भी आयोजित होंगे। ऋषिकेश को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। G20 सम्मेलन कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रदेशों में आयोजित होने हैं। ऋषिकेश में 2 दिन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम लोग शिरकत करेंगे। पीएम मोदी भी 2 दिन ऋषिकेश में रहेंगे। हालांकि अभी यहां कार्यक्रम की तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ऋषिकेश प्रशासन ने सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा
जिस तरह से हमको G20 का अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत का जो विश्व के अंदर जो पूरा मानचित्र है, उस संबंध में लगभग G20 के माध्यम से पूरे देश को समझने का मौका मिले। इसलिए आप सब देवभूमि ऋषिकेश के सभी वासी भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और आप सब गौरवशाली है, आप क्षण है आपके लिए कि जी मेजबानी की जो 2 कार्यक्रम है, 2 ऋषिकेश को वाले और निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर ऋषिकेश को स्थान मिलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अतिक्रमण पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। गंगोत्री में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि इस समय गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि धाम में सड़क की दोनों ओर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद से प्रशासन ने अतिक्रमण किए गए स्थानों को चिन्हित कार्रवाई की। कपाट के बंद होने के पश्चात कुछ लोगों ने वहाँ पे सड़क के किनारे और राजकीय सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। उसके लिए स्पेशल ड्राइव आज चलाई गई है। उसमें वहाँ पे अतिक्रमण था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुनील थपलियाल। सुनील, आप क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर पर? गंगोत्री धाम में अतिक्रमण हटाने की कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जिलाधिकारी द्वारा जो है आगामी जो 4 तैयारियां, मॉनिटरिंग और का दौर जारी है और इसी को लेकर के जो है तो गंगोत्री धाम में प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है जा रहा है। आपको बता दें कि गंगोत्री में अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चला है और इस समय गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो बंद हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि धाम में सड़क की दोनों ओर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद से प्रशासन ने अतिक्रमण किए गए स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई की है और प्रशासन का बुलडोजर चला है। गंगोत्री धाम में अतिक्रमण को हटवाया गया है। आपको बता दें कि अतिक्रमण की प्रशासन को मिली थी सूचना, जिसके बाद से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। और हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुनील थपलियाल। सुनील, गंगोत्री धाम में अतिक्रमण को हटवाया गया है, प्रशासन का बुलडोजर चला है, क्या कुछ जानकारी है? और लगातार जो है बैठकों दौर यहाँ पर जारी है और इसी को देखते हुए जब जो है, क्योंकि अभी जो यात्रा हुई है वो बहुत बेहतर रही है, बहुत अच्छी रही है और अतिक्रमण भी जो है लगातार यहाँ पर बढ़ा है, तो उसी को लेकर के बुलडोजर जो है प्रशासन ने वहां चलवाया। जितना भी अतिक्रमण हुआ था गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वो जो है पूरी तरह से हटा दिया गया। साथ में चेतावनी दी गई है कि कहीं जो भी अगर रोड को अगर कवर करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की, क्योंकि जो है जिला प्रशासन और उत्तराखंड गवर्नमेंट है लगातार अब चाह रही है कि 4 धाम यात्रा अप्रैल जो है 24-25 को जो है गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं, उससे पहले पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर है, सड़क, बिजली, पानी सभी व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद हो जाए। और इसी बैठकों के दौर के बीच में जो है जैसी जो है प्रशासन को जानकारी मिली कि जगह जगह जो है रोड पर ढाबा और होटल बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने बुलडोजर के माध्यम से उसको हटाने का प्रयास किया और चेतावनी भी दी है। जी बिल्कुल, यानी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। 4 धाम यात्रा को देखकर प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर चलाया गया है। जो लोग अतिक्रमण फैला रहे हैं बुलडोजर चलाया गया। फिलहाल सुनील, ये अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें प्रशासन का बुलडोजर चला है 4 धाम यात्रा को देखते हुए। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण से तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस कोई भी यात्रा निकाले, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा में के चलते कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है।
कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई पार्टी है। वहाँ कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं है। अपना अपना नेतृत्व लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरीश रावत जी का अकेला चलो की राजनीति चल रही है। उनकी यात्रा में उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं, उनके प्रदेश नहीं होते हैं। तो कांग्रेस का तो जो हाल है आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल हो गया है। और कांग्रेस को राज्य में कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी यात्रा निकालें, उत्तराखंड राज्य में उनको कोई भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, नहीं भविष्य में करने वाले। पंचबदरी में एक आदि बद्री के कपाट 16 दिसंबर को बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पौष माह में हर साल आदि बद्री के कपाट बंद किए जाते हैं और हर साल मकर संक्रांति के मौके पर कपाट खुलते हैं। आदि बद्री मंदिर समिति के अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा ने बताया कि कपाट खुलने के बाद भगवान आदि बद्रीनाथ जी की महाभिषेक समारोह किया जाता है और फिर यहां पर शीतकालीन पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता कि नैनीताल में इन दिनों कटक मौसम यहां से हिमालय की चोटी भव्य दर्शन हो रहे हैं। बता दें आपको कि नैनीताल में हिमालय दर्शन स्नो व्यू टॉप रामगढ़ मुक्तेश्वर के आसपास पर्वतीय श्रृंखला दिनों से ढकी हुई है, जिससे यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा दिखा रहा है। नैनीताल के कई इलाकों की हो रही है, पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना है नैनीताल। नैनीताल के कई इलाकों में बारिश हुई है, जहां पर लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। जैसे कि बताया कि कल बोट राइडिंग कर ली, अभी हॉर्स राइडिंग कर ली और ऊपर भी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, देखने जैसा है। पूरा हिमालयन पीक दिख रहा है, पूरा नैनीताल दिख रहा है आपको वहाँ से। और घोड़ा भी, हाँ, शुरू में फर्स्ट 5-10 मिनट्स बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट अभी आते वक्त बस एक हाथ छोड़ के चला है तो अच्छा लगा। डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं जी। और हमारे साथ जो थे नजीम भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तालाब देख लिया, हाँ। फिर घोड़सवारी कर दी, सारे पॉइंट देख लिए, हाँ। अभी तक ऊपर जाके सब लवर्स पॉइंट देख के आया, हाँ। और यहाँ आके घोड़े पे नहीं बैठा तो कुछ नहीं किया यार। अच्छा, बहुत सही, मजा आया घोड़े में बैठ के? बहुत डर लगा शुरू में, बट ऊपर जाके बहुत मजा आया। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम लोग नैनीताल घूमे, कैची धाम मंदिर। अरे हो गया आप लोग का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि सब लोग एक बार आके घूम के जाएं। इससे पहले भी कहीं और जगह गए नैनीताल के अलावा? नहीं, अभी तक तो नहीं गए। इससे पहले मैंने कई जगहों पे गया, लेकिन मतलब ये सबसे अच्छा जगह लगा मुझे घूमने के लिए। अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पे नैनीताल में फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो हिल स्टेशन है, कैची धाम मंदिर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं ये चाहूँगी बड़ी छुट्टी हो जाती है और नया हैप्पी न्यू ईयर के टाइम में तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसमें नैनीताल में वो भी जगह भी नहीं मिलती टूरिस्ट को रहने के लिए भी। अच्छा रहेगा इस बार। और टूरिस्ट हमारा हॉर्स राइडिंग में जा रहा है, जो भी जा रहा है अच्छा इंजॉयमेंट करके आ रहा है पूरा। और बताते हैं घुड़सवारी का टूर जो नहीं करा किसी ने तो बेकार है टूर। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।